अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर साइंस टीचर का पेपर जो सिंध में कंडक्ट किया गया है सीबा टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से। और आज के इस पार्ट में हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 64 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले 5 पार्ट थे, उसमें इंग्लिश का पोर्शन था, जनरल नॉलेज का पोर्शन था, उसके बाद पेडागोजी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पोर्शन, मैथ का और कंप्यूटर का। ये 36 एमसीक्यूज हैं टोटल। तो फिजिक्स से आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है ये एक्सेलरेशन कहलाती है। इसके बाद है बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और इसको जब हम लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में तो हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे तो ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसमें वो पूरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, आवाज की सबसे ज्यादा जो रफ्तार होती है वो सॉलिड्स में होती है, तो इनमें से सॉलिड ढूंढ लें। स्टील, स्टील इज द करेक्ट आंसर। A body of mass 0.5 kg moving with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? जो हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू mv। मैस है 0.5, वेलोसिटी है 4, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो 2 न्यूटन सेकेंड है ये हमारा करेक्ट आंसर है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो थोड़ी कम होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में, ये बनती है 340 मीटर पर सेकेंड। इफ टू सिमिलर कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज, तो इक्विवेलेंस जो कैपेसिटेंस होती है उसका फार्मूला होता है इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 1 का रेसिप्रोकल और कैपेसिटेंस 2 का रेसिप्रोकल। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, दोनों के वैल्यू 4 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, आपका उसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 1 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वल कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो ये एक्चुअली आपका आंसर इस तरीके से काउंट होगा 2 माइक्रोफैरड। तो हमारा करेक्ट आंसर ए है। द बाइनरी एडिशन ऑफ 2 हाई बिट्स, अब अगर दोनों ही हाई बिट्स हैं तो दोनों की वैल्यू 1 है। अगर आप उनको जमा करेंगे 1 प्लस 1 0 और 1 आप कैरी करेंगे जो आ जाएगा यहां पर, तो आपकी ये वैल्यू बनेगी 1 0। डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल सिंपल सा मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, इब्तदाई मॉडल्स में से एक। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन, सबसे ज्यादा जो मास होता है वो सेंटर में जमा होता है, तो वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी यहां पर है और न्यूट्रॉन भी यहां पर है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एट व्हाट टेम्परेचर रिगार्डिंग, एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल्स कोइंसाइड, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C जमा 32, या फिर सेंटीग्रेड आपके पास बराबर होता है, आप इसको सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी इनवर्स हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9F माइनस 32। तो इन फार्मूलाज को आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज पुट करके कि किस वैल्यू पर इनके आंसर्स बराबर आते हैं। तो -40 डिग्री पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है दे कोइंसाइड टुगेदर। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किस तरह के ऑर्बिट्स में? स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये इब्तदाई तरह का मॉडल था जिसके मुताबिक गोल मदार थे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे, लेकिन बाद में इस पर ऑब्जेक्शन लगा कि इस मूवमेंट का असर ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है हाई और लो एनर्जी शेल्स में वो उतनी स्मूथ नहीं कंसीडर की जा सकती। एक टेलीस्कोप में कौन से लेंस यूज होते हैं? 2 लेंस यूज होते हैं और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। इसके बाद मैथ का पोर्शन है, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by all the given numbers is called, ये असल में सबसे छोटा मल्टीपल होता है उन तमाम नंबर्स का जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने ढूंढना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी से हम कहते हैं। अगर एक पिज्जा के 4 स्लाइस करें और आप 10 स्लाइस करें
आप 4 खा लें तो बाकी कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो जो 6 होंगे वो टोटल 10 का 60% बनेंगे। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। 20% ऑफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज 120। अब जो लोग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही पढ़ेंगे उनके लिए आसान क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट ही गलत पढ़ेंगे उनके लिए ये गलत है। 20% जो है वो 120 के बराबर है। तो 20% ऑफ प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 120, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो ये आपका बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 120। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें 120 से, तो 120 मल्टीप्लाई 5 आपका आंसर आ जाएगा 600। तो बुक की कीमत है 600 रुपए और उसका 20% बनता है 120 रुपए। In a bag, the ratio of red to blue marbles is 3:2. If there are 21 red marbles, then blue marbles are. तो हमारे पास जो है वो ये 3:2 बनती है। 3 रेशो में रेड है, 2 रेशो में आपके पास ब्लू है। अगर ये जो 3 है ये 21 है तो 2 कितने होंगे? अब आप देख लें 3 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 7 से मल्टीप्लाई। तो 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो ब्लू मार्बल्स आर 14। किसी भी दो चीजों के दरमियान सिंपल रेशियो एग्जिस्ट कर रही हो तो अब अगर एक को जितने गुना बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी उतने गुना ही बढ़ाना पड़ता है। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज 100% मोर देन द प्राइस ऑफ व्हीट। तो पहले की कीमत ज्यादा है दूसरे से, 100 गुना ज्यादा है। एक की 100 है तो दूसरे की 200 है, एक की 50 है तो दूसरे की 100 है, यानी कि जितनी पहले उतनी ही और है। तो इसकी जो रेशो होगी वो 1:2 या 2:1 होगी। अब आपने बस तरतीब देखनी है कि शुगर की प्राइस ज्यादा है और इसका जिक्र पहले है तो ये होगा 2:1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ एजेस ऑफ सईद एंड हिज सन इज 60। दो लोगों की उम्र मिला के 60 बनती है। अगर सईद की एज उसके बेटे की एज से डबल हो तो सईद की एज कितनी होगी? तो आप देख लें कि 60 के आपने करने हैं टोटल 3 हिस्से, तो ये आपके पास बनते हैं 20। इसमें से बाप की उम्र 2 गुना है और बेटे की उम्र 1 गुना है, तो बेटे की उम्र बनती है 20 और बाप की उम्र बनती है 40। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर। ए पॉइंट है और बी 2 पॉइंट है और उनकी वैल्यूज दी हुई है। तो हमने सेंटर ऑफ सर्कल ढूंढना है। हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल ढूंढने का जो तरीकेकार होता है उसके लिए हम उनकी इनिशियल वैल्यूज को जमा कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और जो उसकी फाइनल वैल्यूज होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको हम जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने दोनों की इब्तदाई वैल्यूज को जमा करना है, -5 + 3, और उसको 2 से डिवाइड करना है, और इधर हमने 6 और -4 को जमा करना है, 6 + -4 डिवाइडेड बाय 2। तो -5 + 3 -2 आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 आंसर आ रहा है पहले का, और दूसरे का आ रहा है 6 -4 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसका आंसर 1 आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा -1 और 1। तो ये करेक्ट आंसर है। द डिस्टेंस अराउंड अ 2D क्लोज शेप इज कॉल्ड। तो आपके पास एक 2D क्लोज शेप है इस तरह, इसका जो सारा बाउंड्री का डिस्टेंस होगा ये पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये दायरा होता तो इसका हम वो आंसर सर्कमफ्रेंस कर सकते थे। द इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम है तो ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की जाती। सेंटेंस हैविंग वन और मोर अननोन्स इज कॉल्ड। ऐसे सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा अननोन वैल्यूज हों। 2 इवेंट्स के होने के बराबर चांस हो तो उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। एवरेज इनकम एक 6 लोगों के ग्रुप की बनती है 50,000 और 4 लोगों के ग्रुप की बनती है 75,000। तो जो टोटल इनकम है उसका आपस में क्या रिलेशन है? 6 लोगों की अगर 50,000 इनकम है एवरेज, तो पूरे ग्रुप की इनकम बनती है 50,000 × 6, तो ये बनती है 3 लाख। ग्रुप ए की इनकम 3 लाख होगी। ग्रुप बी में 4 लोग हैं और उनकी 75,000 है। 75,000 को 4 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये भी 3 लाख ही बनता है। तो दोनों की इनकम बराबर है। तो फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर देन सेकंड। पहला ग्रुप दूसरे से बड़ा है, ये तो कंफर्म ही है। सेकंड ग्रुप इज ग्रेटर देन फर्स्ट, नहीं ये तो ठीक नहीं है, दूसरे में 4 लोग हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स आर सेम, इनकम वाइज दे आर सेम,
ठीक है, दोनों की जो इनकम है वो 3-3 लाख है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी बनेगा। लास्ट पार्ट आ गया कंप्यूटर का पोर्शन, इसके भी 12 एमसीक्यूज हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब डिजाइन टूल। तो ओरेकल जो है ये वेब डिजाइन टूल नहीं है, ये तो एक डेटाबेस सेट है। तो ये पहले जो 3 है ये आपके पास वेब डिजाइन टूल है, इनको यूज करके आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो होता है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? ओएसआई के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। If you want to create a field to store a person's address in a table, which data type should you use? अच्छा, अगर आप एक पर्सन का एड्रेस नोट करना चाहते हैं तो एड्रेस में एक प्रॉब्लम होती है कि एड्रेस में नंबर्स भी होते हैं और न्यूमेरिक्स और उसके साथ साथ अल्फाबेट्स होते हैं, दोनों चीजें मिक्स करके चलनी है। तो स्ट्रिंग हमारे पास एक वाहिद डाटा टाइप है जिसके अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। Which of the following operation is a branch of artificial intelligence? तो मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल एआई की ब्रांच है। Among the following which one is not a function of an operating system? टेक्स्ट एडिटिंग जो होती है ये बेसिकली किसी ओएस का बेसिक फंक्शन नहीं होता। उस पहले जो तीनों हैं बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट, ये प्रॉपर फंक्शंस हैं किसी भी ओएस के। टू यूज अ स्प्रेडशीट वी यूज डैश सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट के लिए या शीट्स के लिए हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ लाइन ऑफ अ कोड फ्रॉम मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये बाइनरी कोड यूज करते हैं, तो 1010 ये वाला जो कोड है ये इसका कोड है मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग का। सिलेक्ट एन ऑप्शन ऑफ अ यूजर इंटरफेस दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली। GUI जो है ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू CUI, क्योंकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये विंडोज का मेन्यूज का यूज करता है और ज्यादा अच्छा होता है। टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल वी नीड अ डैश की। हमें एक प्राइमरी की चाहिए अगर हम किसी रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये उसका यूनिक एड्रेस होता है। From the following options, which computing device belongs to first generation of computers? तो ENIAC जो है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये उस लिहाज से बहुत ही हम कह सकते हैं कि बेसिक किस्म का कंप्यूटर था, ये कंप्यूटिंग डिवाइस थी। If you are asked to classify computers based on their size, तो साइज बेस्ड जब आप चलेंगे तो ये होंगे मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। यहां पर आप उसके इंटेलिजेंस बेस नहीं चल रहे, आप उनकी प्रोसेसिंग बेस नहीं चल रहे, तो उसके लिए जस्ट हम उसका साइज ही देखेंगे। और लास्ट एमसीक्यू है अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस which are the 5 main components of a communication device? एक अच्छी कम्युनिकेशन डिवाइस के 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मैसेज, फिर वो सेंड करने वाला रिसीवर, फिर मीडियम और प्रोटोकॉल। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 100 एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट, हमने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दिए। जितने भी पेपर्स होते हैं वो हम आप लोगों के लिए डिस्कस करते रहते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे, आप अपना एक तो करेक्ट आंसर देख सकें और फिर आप ये भी देख सकें कि कोई आंसर किस लिए सही था, किस लिए गलत था, उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। और अगर आप फ्यूचर में भी तैयारी करें तो मैक्सिमम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस आपको अच्छी तैयारी में हेल्प करती है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सारी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए भी, और प्रॉपर सेशंस भी होते हैं जिसमें डिटेल में तैयारी करवाई जाती है। आप mkpublications.pk की वेबसाइट पर हमारी सारी डिटेल देख सकते हैं। एमके पब्लिकेशन और एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर हमारी सारी डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।